नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल रिश्तों की कहानियां में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं आज की कहानी अभागी बहू। अपने मुंह को चादर से ढके हूक भर भर कर ध्रुवी रोए जा रही थी। तभी उधर से निकलती उसकी सास ने कमरे से रोने की आवाज़ सुनी। वह तेज कदमों से कमरे की ओर गई, किवाड़ों को धक्का मारा मगर किवाड़ बंद थे। वह घबरा गई और जोर जोर से किवाड़ पीटने लगी। सास को घबराए देखकर ध्रुवी ने अपने आंसू पोंछे और दरवाजा खोल दिया। उसकी सास कांति ने कहा, क्या हुआ बहू, ये रोने की आवाज़ कैसी? बहू अपने आंसुओं को छुपाने की भरसक प्रयास कर रही थी, किंतु आंखों से आंसू निकलने के लिए बेताब थे। कांति बोली, क्या हुआ बहू, तू कुछ बोल क्यों नहीं रही? क्या फिर से अक्षत ने कुछ कहा तुझसे? इतना सुनते ही ध्रुवी हूक भरकर रोते हुए माँ से लिपट गई। माँ बहुत परेशान कि आखिर बात क्या है। इतना परेशान तो बहू पहले कभी नहीं होती थी। उसने उसे शांत करते हुए कहा, तू बता ना क्या बात है, मेरा तो दम निकला जा रहा है। बेचारी ध्रुवी, माँ को संभाले या अपने को। उसने रोते रोते एक कागज माँ को हाथ में दे दिया। माँ अनपढ़ थी, वह उसे पढ़ ना पाई। उसने ध्रुवी से ही प्रश्न किया, यह क्या है, तू बता क्या है यह? ध्रुवी जोर जोर से रोने लगी। माँ की घबराहट और बढ़ी तो वह बेड पर बैठ गई। बोली, जल्दी बता बेटी, मेरी जान निकली जा रही है, सब खैरियत तो है ना? ध्रुवी बोली, आपके बेटे ने यह तलाक का कागज मुझे दस्तखत करने के लिए दिया है और कहा है कि इस पर दस्तखत करके मुझे दे दो। मैं अब और तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। अरे कैसे नहीं रह सकता? ये कोई गुड्डे गुड़िया का ब्याह है क्या जो तलाक दे दो? मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता तो किसके साथ रहेगा? इस मरे का तो कुछ ज्यादा ही दिमाग खराब हुआ जा रहा है। पर तू चिंता न कर, मैं बाबूजी से बात करूंगी। नहीं होगा तो तेरे बाबूजी समझाएंगे उसे। मैं जानती हूँ वह अभी नादान है, हमारे समझाने से समझ जाएगा। तू चिंता न कर, हम है ना तेरे साथ, तू क्यों परेशान होती है? तलाक के कागज ने माँ के माथे पर चिंता की गहरी लकीरें डाल दी। वह उठते हुए उस कागज को लेकर ध्रुवी को सांत्वना देती हुई कमरे से बाहर चली गई। धीरे धीरे कांति अक्षत के बापू के पास पहुंची तो देखा वो बापू सो रहे थे। वह वहीं बैठ गई और सोचने लगी, आखिर अक्षत को हो क्या गया है? ये ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है? आने दो शाम को, मैं आज इससे खुद ही बात करती हूँ। कितने अरमानों से मैंने इसे पाल पोस कर बड़ा किया और कितनी खुशियों से ध्रुवी के साथ इसका विवाह किया। सभी कुछ तो देखा था इसके बाबूजी ने, घर परिवार, खानदान, आओ भगत, इज्जत, सब कुछ। तो फिर यह ऐसा क्यों करता है? भले घर के इंसान है बहू के घर वाले, और ध्रुवी तो हम दोनों की जान है। जब से आई है कितना कुछ बदल दिया हमारे घर परिवार को, कितना ख्याल रखती है हमारा, और देखने भालने में भी तो बुरी नहीं है। यही सब बातें उसके दिमाग में तैरे जा रही थी। अकेले बैठी कांति बाबूजी के जगने का इंतजार कर रही थी। कांति बाबूजी के मुंह की तरफ देखती तो सोचती, आखिर इन्हें क्यों जगाऊं? पूरी उम्र तो काम ही करते रहे हैं, अब चैन की नींद सोए हैं तो मैं इन्हें जगा दूं? अरे ऐसी भी कोई इमरजेंसी नहीं है, थोड़ी बहुत देर में जाग जाएंगे तो बात कर लूंगी। कांति बाबूजी को निहारते निहारते अपने पुराने दिनों की यादों में खोई रही। कुछ समय बाद अक्षत के बाबूजी उठे तो देखा बड़ी चिंतित मुद्रा में कांति उनके पैरों के पास हाथ में कागज लिए बैठी है। अरे क्या हुआ, तुम कब से बैठी हो? आराम ही कर लेती, बाबूजी ने कहा। क्या आराम कर लूं, मेरी जिंदगी में आराम कहाँ, अब तो मरकर ही आराम मिलेगा, कांति ने कहा। अरे आज ये कैसी बातें करने लगी तू? मरे तेरे दुश्मन, तू मरकर क्या मेरा बुढ़ापा खराब करेगी? तू नहीं जानती तेरे बिना मैं कुछ दिन भी ना जी सकूंगा। खैर छोड़, तू यह बता हाथ में क्या लिए बैठी है, दिखा दिखा। कांति ने कागज आगे बढ़ाते हुए चिंतित स्वर में कहा, बैठी क्या हूँ, अपने को कोस रही हूँ जो ऐसी औलाद को जन्म दिया। देखो आपका बेटा यह तलाक का कागज बहू को दस्तखत करने के लिए दे गया है। तलाक? ये क्या कह रही है तू? दिखा दिखा, मैं भी तो देखूं। तू कहीं कोई मुझ बूढ़े से मजाक तो नहीं कर रही? कहीं सठिया तो नहीं गई? अक्षत और तलाक, उसका दिमाग तो खराब नहीं हो गया? अक्षत के बाबूजी ने बड़बाते हुए कांति से कागज ले लिया और जैसे ही उसे पढ़ा उनके होश गुम हो गए। एक बुत की भांति उस कागज को देखते रह गए। आंखें भर आई और चश्मा उतार कर अपने आंखों को पोंछते हुए कुछ साहस बटोरकर कहने लगे, ये अक्षत है कहाँ? जरा इसे बुला मेरे पास, मैं भी तो बात करूं इससे। कांति बोली, अक्षत अभी घर पर नहीं है, जब आएगा तो बुला दूंगी। बाबूजी बोले, कांति अब तू जाकर एक कप चाय बना ला, मेरा सर दर्द करने लगा। कांति रसोई में चाय बनाने चली, तभी ध्रुवी ने माँ के हाथ से भगोना ले लिया और कहा, माँ तुमने मुझसे कह दिया होता, अब क्या तुम्हारे काम करने के दिन है? तुम आराम करो, मेरे रहते तुम काम ना किया करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। माँ ने एक टक ध्रुवी की ओर देखा और उसे अपने सीने से लगा लिया। थोड़ी देर बाद बोली, जीती रह बहू, भगवान ऐसी बहू सबको दे। कहते हुए आंखें नम और गला भर आया। थोड़ी देर में माँ और बाबूजी के लिए गर्म चाय लेकर ध्रुवी बैठक में आ गई। बाबूजी ने उसे टोका, ध्रुवी बहू ये सब क्या है? तूने मुझे पहले से ही क्यों कुछ नहीं बताया?
ध्रुवी ने बीच में ही टोकते हुए घूंघट की आड़ से कहा, बाबूजी आप चाय पी लीजिए और लेट जाइए, आपके माथे पर बाम लगा दूं, यह बात फिर कर लीजिए। बाबूजी चाय पीने लगे। ध्रुवी अपने कमरे में चली गई। बाबूजी चाय पीते पीते कांति से कहने लगे, देख जरा अपनी बहू को, कितनी गुणवती है, और एक हमारे साहबजादे हैं जो उसके साथ रहना नहीं चाहते। ऐसे नालायकों के लिए तो ऐसी बहुएं होनी ही नहीं चाहिए। शाम हुई। अक्षत ने जैसे ही घर में प्रवेश किया, उसके बाबूजी ने उसे आवाज लगाई, अक्षत, ओ अक्षत, जरा इधर तो आ, मुझे तुझसे कुछ बातें करनी है। बाबूजी की आवाज सुनकर अक्षत सीधे बाबूजी के कमरे की ओर बढ़ गया। बाबूजी को देखते ही बोला, जी बाबूजी, आपने मुझे बुलाया? बाबूजी ने कागज दिखाते हुए कहा, यह क्या है अक्षत? अक्षत उस कागज को देखता ही रहा और कुछ न बोला। बाबूजी ने कहा, देख अक्षत, हमारे कुल खानदान में आज तक ऐसा नाटक नहीं हुआ जो तूने किया है। तुझे शर्म नहीं आई यह तलाक ना बहू को देते हुए? जरा सोच, तेरे इस कर्म से हमारी क्या इज्जत रह जाएगी परिवार और समाज में। और फिर तलाक देने का कोई कारण भी तो हो कि मन में आया तभी कह दिया मुझे तलाक चाहिए। और अक्षत, अभी तुम्हारे ब्याह को समय ही कितना हुआ है? 1 वर्ष, समझे, केवल 1 वर्ष। अगर विवाह नहीं करना था तो पहले मना करते। अब इन बातों का कोई फायदा नहीं है बेटा। माँ बीच में ही बोली, अक्षत मेरे पास बैठ बेटा। उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, बेटा यह बहू नहीं साक्षात लक्ष्मी है। देख हम दोनों के साथ तेरा इस घर की मान मर्यादा का पूरा ख्याल रखती है। बेटा तेरे इस काम से तो हमारी जग हंसाई होगी, और तू हम दोनों का बुढ़ापा क्यों खराब करने पर तुला है? बेटा अगर कोई बात है तो तू हम दोनों को बता, मैं बहू को समझा दूंगी, लेकिन बेटा ऐसा काम ना कर। अक्षत सब सुनता रहा और अंत में उठते हुए तेज आवाज में बोला, माँ मुझे ध्रुवी के साथ नहीं रहना तो नहीं रहना। मैं अब इसे इस घर में नहीं देखना चाहता। मैंने तलाकनामा तैयार करा दिया है, अब उसे इस पर अपने साइन करने ही होंगे। बाबूजी ने खून का घूंट पीते हुए धीरज रखकर कहा, बेटा तलाक की कोई वजह होती है? हम ऐसे ही किसी पर गलत आरोप कैसे मढ़ दें? और तूने ऐसा करने से पहले हमें बताना तक उचित न समझा। मुझे तो इसके पीछे कुछ और ही नजर आ रहा है। हाँ, अगर तुम्हें कुछ और नजर आ रहा है तो क्या? ध्रुवी से मैंने शादी की है तो मैं ही उसे तलाक दे रहा हूँ, इसमें आप उसका पक्ष क्यों ले रहे हो? अक्षत तेज आवाज में बोला, शाबाश बेटा, मैं उसका पक्ष ले रहा हूँ। सही कहा तूने, जो सही है उसका पक्ष ना लूं, और तू गलत है तो तेरा पक्ष सिर्फ इसलिए लूं कि तू मेरा बेटा है। वह पराई है तो क्या, हम सभी उसे पसंद करके लाए थे। वह इस घर में ही रहेगी। तू भी सुन ले, बाबूजी ने कहा। तो उसे आपने पसंद किया, मैंने तो नहीं। आप उसे घर में रखें तो रखिए, लेकिन अब आप भी सुन ले, इस घर में मेरी मन की, मेरे सपनों की रानी प्रिया ही आएगी। अक्षत तेज आवाज में बाबूजी से बोला, तो अब समझा हमारा बेटा किस मधुमक्खी के मीठे शहद के कारण इतने कड़वे शब्द बोल रहा है। तो तू भी सुन ले, हमारे रहते इस घर में ऐसा अनर्थ नहीं होगा। और यह कहते हुए उन्होंने उस तलाकनामे को फाड़ दिया। गुस्से से लाल पीला अक्षत अपने बेडरूम में जा पहुंचा। वहां ध्रुवी अकेले बैठी उसका इंतजार कर रही थी। वह उन सभी की बातें सुन चुकी थी। उसने अक्षत से कहा, सुनो जी, आप माँ बाबूजी से कुछ ना कहिए। आपको मुझसे शिकायत है तो मुझे भला भला कहिए। आपकी ऐसी बातों से उन्हें कितनी तकलीफ होगी, जरा ये तो सोचिए। वैसे भी आप उनके इकलौते लाडले बेटे जो हैं, वह तो हूँ, लेकिन जिन माँ बाप ने मुझसे आज तक कभी बुरा भला ना बोला हो, उन्होंने आज मुझे तेरी वजह से कितना कुछ कह दिया। तूने ही उन्हें मेरे खिलाफ भरा है, लेकिन तू भी कान खोलकर सुन ले, मैं अब तुझे इस घर में एक पल भी नहीं रहने दूंगा। तूने मेरे माँ बाप मुझसे छीन लिए, अब तू यहाँ एक पल भी ना रह सकेगी। कहते कहते अक्षत ध्रुवी की चोटी पकड़कर खींचते हुए उसे घर से बाहर ले जाने लगा। ध्रुवी रोते रोते उससे ऐसा ना करने की गुहार लगाती रही। इधर जब माँ और बाबूजी ने बहू की आवाज़ सुनी तब वह उसके कमरे की ओर दौड़े। बहू की ऐसी दशा देखकर उनके होश उड़ गए। उनको विश्वास नहीं हो रहा था कि अक्षत उन्हीं का बेटा है। बाबूजी ने वहीं से चिल्लाया, अक्षत ठहर, रुक जा, तेरी हिम्मत कैसे हुई बहू पर हाथ उठाने की? तू आदमी है या राक्षस? हाँ हाँ, मैं राक्षस हूँ, लेकिन अब मैं इसे इस घर में नहीं रहने दूंगा, नहीं रहने दूंगा। तू कौन होता है इसे घर से बाहर निकालने वाला? यह घर मेरा है, इस घर में वही रहेगा जिसे मैं रखूंगा। हाँ हाँ, तो रख लो इसे अपने साथ। अब समझा इसका जादू जो तुम्हारे सिर पर चढ़कर बोल रहा है। खामोश, इसके आगे एक शब्द भी नहीं। पास खड़ी माँ ने जोरदार तमाचा अक्षत के गाल पर रख दिया। खबरदार, तूने बाबूजी के लिए एक भी शब्द मुंह से निकाला तो मैं भूल जाऊंगी कि तू मेरा बेटा है। तू इतना गिर सकता है, यह मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। तू मुझे इतना कमजोर मत समझ। मेरे लिए अभी तेरे बाबूजी जिंदा हैं। ऐसे अपशब्द इनके लिए दोबारा बोले तो बहू नहीं, तुझे इस घर से जाना होगा, माँ ने अक्षत से कहा। माँ की ऐसी बातें सुनकर अक्षत ने ध्रुवी के बाल छोड़ दिए और अपने को अकेला समझकर वह स्वयं ही घर से बाहर चला गया। अक्षत के घर से बाहर जाते ही माँ ध्रुवी को सीने से लगाकर रोते हुए माफ़ी मांगने लगी। वह ध्रुवी से कहने लगी, बेटी मुझे नहीं पता था कि मेरा अक्षत मेरा ना रहा। मैं तो उसे अपना समझती रही और आज वह
हमें ही पराया बनाकर चला गया। लेकिन तू चिंता ना कर, हम दोनों के रहते तुझे इस घर से कोई अलग नहीं कर सकता। सभी लोग रोए जा रहे थे। तभी बाबूजी बोले, सुन अक्षत की माँ, ऐसी औलाद से तो पराई बेटी अच्छी। हम बेकार में लड़का लड़का करके मरे जाते हैं। देखिए लड़का सचमुच लड़कर चला गया। लेकिन बहू तू चिंता ना कर, जाने दे उसे, घर मेरा है, मैं इसे अब तेरे नाम करूंगा। अब तक सोचता था कि अक्षत ही इस घर पर वारिस है, लेकिन वह तो वायरस निकला। अक्षत घर से रूठ कर अपनी प्रेमिका प्रिया के पास चला गया। प्रिया ने उसका स्वागत करते हुए उसके आने का कारण जानना चाहा तो अक्षत ने उसे सब कुछ साफ साफ बता दिया कि मैं अपना घर, माँ बाप, पत्नी सबको छोड़कर तुम्हारे पास चला आया हूँ। प्रिया को अच्छा तो ना लगा, किंतु वह अक्षत को कुछ कह न सकी और अपने घर में पनाह दे दी। अब प्रिया और अक्षत एक ही घर में साथ साथ रहने लगे। कुछ समय यूं ही बीता। अक्षत को अपने किए का कोई पछतावा न था। वह तो मानो प्रिया के साथ को पाकर अपने संसार में मस्त हो गया। वह गुजरे पलों को भुला देना चाहता था। दूसरी ओर उसके माँ बाप जब भी ध्रुवी की सूरत देखते, यही उम्मीद लगाए रहते कि अक्षत का गुस्सा जैसे ही शांत होगा वह वापस घर आ जाएगा। माँ भी सोचती कि मेरा अक्षत बाबूजी से दूर तो रह सकता है, बहू से नाराज हो सकता है, लेकिन मेरे पास वापस जरूर आएगा और अपने किए के लिए क्षमा याचना भी करेगा। लेकिन 10-15 दिन बीत गए तो उन्हें अपने सपने चूर चूर होते दिखाई देने लगे। बाबूजी की परेशानी बढ़ने लगी। उन्होंने एक दिन ध्रुवी के माँ बाप को अपने घर बुलाया। साथ ही घर के गणमान्य लोगों को भी घर आने का निमंत्रण भेजा। सभी लोग अचानक आए इस निमंत्रण से हैरान थे कि आखिर माजरा क्या है। समय पर घर में सभी लोग आ पहुंचे। उधर ध्रुवी और माँ भी न समझ पा रही थी कि बाबूजी के मन में चल क्या रहा है। घर के हॉल में खाने आदि से निवृत्त होने के बाद बाबूजी ने कहा, आज मुझे आप लोगों से कुछ सलाह लेनी है और ध्रुवी के भविष्य का फैसला करना है। इतना सुनते ही ध्रुवी के माँ बाप के साथ सभी लोगों के मन में डर व्याप्त हो गया। वे सोचने लगे शायद बाबूजी बहू को कुछ कहने वाले हैं या घर से निकालने वाले हैं। तभी तो उन्होंने इसके माँ बाप को भी बुलवाया है। सभी के मन में एक ही भाव था कि आजकल की बहुएं भी ना घर को निभाना ही नहीं चाहती। तभी बाबूजी ने गंभीर स्वर में कहा, समधी जी, मैं आपके साथ साथ अपने सभी गणमान्य लोगों का दोषी हूँ। आज मैं अपनी और कांति की तरफ से आप सभी से क्षमा मांगता हूँ। मेरे घर में हम दोनों के रहते हुए मेरे नालायक बेटे ने न सिर्फ मेरी बहू का अपमान किया, बल्कि हम दोनों के दिलों को भी ठेस पहुंचाई। मुझे आप लोगों के सामने यह कहते हुए कोई शर्म नहीं कि मेरी बहू तो सीता है, पर मेरा अक्षत कभी राम न बन सका। वह दूसरी लड़की के लिए बहू और इस घर को छोड़कर चला गया। इतना सुनते ही सभी की आंखें फटी की फटी रह गई। उन्होंने एक स्वर में कहा, बाबूजी, अक्षत ने ऐसा किया? सुनते ही बाबूजी की आंखों में आंसू आ गए। वह उन्हें पहुंचते हुए बोले, आज हमें अपनी बहू के भविष्य के बारे में आप लोगों से राय लेनी है। यह मेरी ही नहीं, आप सभी की जिम्मेदारी है। इतना सुनते ही ध्रुवी के माँ बाप का दिल बैठ गया। वह कभी बाबूजी को देखते तो कभी अपनी बेटी ध्रुवी को, और सोचते इतना सब हो गया और मेरी बेटी ने कभी कुछ नहीं बताया। खैर, कुछ देर में सभी लोग संभले और बाबूजी ने कहा, बाबूजी, क्या अक्षत को आपने समझाया नहीं कि शरीफ घर के लोग ऐसी हरकतें नहीं करते? बाबूजी ने कहा, मैंने और कांति ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वह अब क्या और कैसे कहूँ। समधी जी ने कहा, बाबूजी, एक बार आप अक्षत को हम सबके सामने बुला लेते तो हम सभी उसे समझाते, शायद वह हम लोगों की बात मान जाए। बाबूजी बोले, मैंने अक्षत और वकील साहब दोनों को बुलाया है, वह आते ही होंगे। आप लोग अपना प्रयास कर ले, इसलिए मैंने आप सभी को यहाँ बुलवाया है। एक आखिरी प्रयास और कर लीजिए, शायद यह घर बस जाए। यह कहकर बाबूजी वहां से दूसरे कमरे में चले गए। सभी लोग आपस में मंत्रणा कर ही रहे थे कि घर का दरवाजा खुला। देखा तो सामने से अक्षत आ रहा था। आज उसकी चाल ढाल बदली बदली सी थी। अक्षत की माँ ने कहा, बेटा बैठ, तू अभी भी मुझसे नाराज है? बैठ बैठ मेरे पास बैठ। अक्षत माँ के पास की कुर्सी पर बैठ गया। सभी लोगों को देखकर उसका मन उत्तेजित हो गया। वह सोचने लगा कि बाबूजी ने मेरा तमाशा बना दिया। मैं घर नहीं, अदालत में कैदी की तरह आया हूँ। सोच ही रहा था कि अक्षत के फूफा ने कहा, बेटा ये सब क्या है? अब तुम बड़े हो गए हो, शादीशुदा हो, ऐसी विचारधारा तुम्हें शोभा नहीं देती। अन्य लोगों ने भी उससे अपने अपने तरीके से अपनी बातें कही, लेकिन अक्षत पर तो जैसे इन बातों का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा था। समय बीता जा रहा था। दोनों लोग अपने अपने तर्क पेश कर रहे थे और अंत में अक्षत ने कहा, मैं आप लोगों की पंचायत में पढ़ना नहीं चाहता। मुझे कहना था सो मैंने कह दिया। मैं प्रिया के साथ बहुत सुखी हूँ, अब मैं उसको नहीं छोड़ सकता। ध्रुवी के बूढ़े माँ बाप ने उसके पैर पकड़ लिए। बोले, बेटा ऐसा ना करो, मेरी बेटी का सोचो, मुझ गरीब पर दया करो। कहाँ जाएगी वह? मैं किस मुंह से घर जाऊंगा? क्या कहूंगा गांव वालों को? सब मेरी लड़की का ही दोष मानेंगे। कैसे बीतेगी इसकी जिंदगी? कौन शादी करेगा इससे? तरह तरह की मिन्नतें करते ध्रुवी के बापों को धकेलते हुए अक्षत बोला, तुम्हें इसकी चिंता की क्या जरूरत है? इसके लिए तो बाबूजी है ना।
इतना सुनते ही सभी लोग सन्न रह गए। बाबूजी वकील साहब के साथ कमरे से बाहर आ गए। बूढ़ी माँ बैठी की बैठी रह गई। बाबूजी ने कहा, नालायक, तुझसे मुझे और आशा भी क्या करनी चाहिए? तुझ पर तो इश्क का भूत सवार है ना। आप लोगों ने सुन और देख लिया इसका व्यवहार। ये सब कुछ भूल गया, मान मर्यादा सब कुछ। तू एक के लिए पूरे परिवार को छोड़ सकता है, तो आज मैं भी सभी लोगों के सामने घोषणा करता हूँ कि आज से और अभी से तेरा इस घर और परिवार से कोई वास्ता नहीं। मेरे घर, गहने, रुपए, पैसे, यहाँ तक कि मुझ पर और कांति पर भी तेरा कोई अधिकार नहीं है। मैंने अपनी वसीयतनामा में सब कुछ लिख दिया है। वकील साहब, अपनी कानूनी कार्रवाई पूरी कीजिए। वकील साहब ने सारी शर्तें वसीयतनामा में पहले से ही लिख रखी थी। उस पर बाबूजी के हस्ताक्षर के साथ गवाहों के हस्ताक्षर भी वकील साहब ने करा लिए। इतने पर भी अक्षत ने यह कहते हुए घर छोड़ा कि तुम्हें जो करना है वह करो, मेरा तुमसे कोई वास्ता नहीं। अरे, जब तुम मुझे अपना ही नहीं समझते तो मैं भी तुम्हें अपना नहीं समझता। तुम लोगों से तो प्रिया और उसके परिवार वाले ही अच्छे हैं, जिन्होंने मुझे समझा। अक्षत के जाने के बाद सभी लोग दुखी मन से विदा हो गए। अब ध्रुवी और उसके माता पिता और सास ससुर ही घर पर रह गए। बाबूजी ने कहा, समधी जी, हम बहुत शर्मिंदा हैं। अब आप ध्रुवी को अपने साथ ले जा सकते हैं। हमारी तरफ से वह स्वतंत्र है। ध्रुवी के पिता ने उनके हाथ जोड़े और निर्णय को ध्रुवी पर छोड़ दिया। अब ध्रुवी की सास ने उसका बैग तैयार कर दिया। ध्रुवी अपने माँ बाप को छोड़कर अपनी सास को गले लगाते हुए बोली, माँ, मैं तुम लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। तुमने मेरे लिए अपने लड़के को त्यागा और मैं अपने घर चली जाऊं? नहीं माँ, नहीं, अब यह घर ही मेरा घर है। ऐसी ससुराल हर एक को नहीं मिलती। मैं आज धन्य हो गई जो मुझे एक नहीं दो दो माँ बाप मिले। आपने अपने उसूलों के लिए अपना बेटा छोड़ा और मैं अपने धर्म की खातिर अपना मायका छोड़ रही हूँ। बापू, अब जाओ। अब यह घर ही मेरा अपना घर है। यह माँ बाप आपसे बढ़कर हैं। अब मुझे इनकी सेवा का दायित्व उठाने दो। ध्रुवी के माँ बाप ने जब ध्रुवी की ऐसी बातें सुनी तो उन्होंने अपनी बेटी को सीने से लगाते हुए कहा, बेटी, आज मैं धन्य हो गया। आज तूने हमारे घरों की ही नहीं बल्कि दोनों घरों की लाज रख ली। मुझे खुशी है कि तूने यह घर चुना। खुश रहे मेरी बच्ची, खुश रहे। वह यह कहते हुए अपने अपने घर वापस चले गए। इधर ध्रुवी अपने सास ससुर का पहले से ज्यादा ध्यान रखने लगी। अपने सास ससुर की आज्ञा पाकर उसने एक स्कूल में टीचिंग की करना प्रारंभ कर दिया। उधर प्रिया और अक्षत में खटपट रहने लगी। इस कारण प्रिया ने अक्षत को छोड़ दिया। उसने उससे कहा, जब तुम अपने माँ बाप के ना हो सके जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया तो मेरे क्या होंगे? तुम मुझसे नहीं मेरी दौलत से प्यार करते हो। तुम्हारी अब हैसियत ही क्या है? आज अक्षत काफी परेशान था। उसे अपने किए का पश्चाताप होने लगा। कुछ वर्ष यूं ही बीत गए और एक दिन अचानक अक्षत के बाबूजी का स्वास्थ्य खराब हो गया और वह स्वर्ग सिधार गए। जब अपने बाप की मृत्यु का समाचार अक्षत को मिला तो वह दुखी मन से अपने घर पहुंचा, जहां उसके बाबूजी का शव रखा हुआ था। अक्षत को देखकर सभी घर वाले चकित रह गए। अक्षत आंखों में आंसू लिए गर्दन झुकाए अपने बाबूजी को देखता रहा और उनके पैरों पर गिरकर फुट फुट कर रोने लगा। जब उसके बाबूजी को ले जाया जाने लगा तो वह उन्हें कंधा देने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा, उसकी मां कांति ने उसे रोक दिया और कहा, मैं अपने पति को अपरिचित लोगों के कंधे पर विदा नहीं करना चाहती। इनको कंधा देने के लिए इनका बेटा है ना। सभी लोग कांति की ओर देखने लगे और तभी कांति ने ध्रुवी को आवाज देते हुए कहा, ध्रुवी, जा बेटा, अपने बाबूजी की इन रस्मों को पूरा कर। वह तो तुझे अपना बेटा ही मानते थे ना, तो तू ही उन्हें मुखाग्नि देना। यह सुनकर अक्षत के अलावा वहां उपस्थित सभी लोग दंग रह गए। वह उनकी शव यात्रा में शामिल तो हुआ किंतु लड़का होने का फर्ज अदा न कर सका। दाह संस्कार के बाद सभी लोग वापस घर आ गए किंतु अक्षत वहीं बैठा बाबूजी की चिता को एकटक जलते देखता रहा। उसका सारा अहंकार उस चिता के साथ जलकर राख हो गया। वह हाथ उठाकर आकाश की ओर देखने लगा और सोचने लगा, प्रभु, मैं भी कैसा बदनसीब हूँ जिसके दोनों हाथ भरे होने के बाद भी आज खाली हैं। सच में मैं आज अपनी इस दशा का स्वयं जिम्मेदार हूँ। मुझे इससे भी कठोर सजा दे। मैंने सबका दिल दुखाया, मुझे भला तो कैसे माफ कर सकता है? सब कुछ होते हुए भी वह दुखी रहा, हमेशा दुखी। उसे कुछ भी हासिल न हो सका। अक्षत की इस भूल का प्रायश्चित फिर कभी संभव ना हो पाया, कभी नहीं। एक पत्नी के लिए उसकी ससुराल में उसका पति ही अहम व्यक्ति होता है। ध्रुवी को ससुराल में सभी लोगों का प्रेम मिला, सिर्फ उसके पति का प्रेम छोड़कर। मगर उसके पति को भी ध्रुवी को त्याग कर जिंदगी में वो सुख सम्मान नहीं मिला जिसके लिए उसने मासूम और बेकसूर ध्रुवी से जीवन भर का साथ छोड़ दिया। उम्मीद है मन को छू लेने वाली ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें और अपने मित्रों प्रियजनों के साथ भी शेयर जरूर करें।
दोस्तों आपसे अनुरोध है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही नई नई जीवन से जुड़ी कहानियाँ सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, ऐसे ही कहानियाँ सुनते रहिए।